नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों ने जो एम लक्ष्मीकांत हैं, जो भारतीय राज्य व्यवस्था को हम लोग अभी लेक्चर सीरीज के हिसाब से पढ़ रहे हैं। पहला चैप्टर हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया है और उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज के वीडियो में दोस्तों हम लोग जो मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान का निर्माण है, संविधान निर्माण में किन किन का योगदान रहा है, किस प्रकार इनकी क्या प्रक्रिया रही है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संविधान का निर्माण। संविधान का निर्माण, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसका निर्माण कैसे हुआ, कौन कौन से स्टेप लिए गए, किन के द्वारा क्या तथ्य रखा गया और क्या चयन प्रक्रिया रही थी, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट लेंगे हम लोग संविधान की मांग, कि भाई संविधान की कब मांग उठी थी। क्योंकि कोई भी चीज बनने से पहले कहीं ना कहीं उसके विचार प्रकट होते हैं, किसी न किसी तथ्य के आधार पर यह स्थिति आती है। जो संविधान का निर्माण हुआ था उससे पहले उसकी मांग कब रखी, ऐसे कौन से व्यक्ति थे या ऐसे कौन से विचार थे जिनके माध्यम से संविधान के लिए मांग रखी गई, संविधान सभा के लिए। तो संविधान सभा के लिए पहली बार जो मांग रखी गई है वो थी 1934 में एमएन राय द्वारा अपने विचार प्रकट किए थे। किसने? 1934 में एमएन राय ने यह विचार रखा, किसका? संविधान की मांग की। उन्होंने संविधान सभा के गठन की मांग की थी, ये उनके विचार थे। ठीक है ना। आगे क्या कर रहे हैं, आगे बात हुई कि जब आधिकारिक रूप से, मतलब आधिकारिक रूप से किसी संगठन द्वारा या संघ द्वारा 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की थी। पहली बार विचार किसने रखा था? एमएन राय ने। ठीक है ना। और आधिकारिक रूप से संविधान सभा का गठन है, जो गठन के लिए किसने बात रखी थी, वो थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने। ठीक है ना। इसकी हिस्ट्री से रिलेटेड दोस्तों वो हम लोग आधुनिक भारत का जब टॉपिक पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, उसमें हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो ये क्या कर रहे हैं 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग रखी। ठीक है ना। इसके बाद क्या हुआ दोस्तों, 1938 के आसपास, 1938 के आसपास पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी ब्रिटिश के सामने क्या मांग रखी कि जो संविधान सभा या स्वतंत्र भारत की जो संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा वो वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाएगा। समझ रहे ना। 1934 में, ये भी इसी के मांग से रिलेटेड है। आप लोग इसमें एक पॉइंट ऐड कर सकते हैं। संविधान सभा की मांग सबसे पहले एमएन राय ने रखा विचार, उसके बाद आधिकारिक रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, उसके बाद 1938 के आसपास पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये मांग की थी या ब्रिटिश के सामने मांग रखी थी कि जब स्वतंत्र भारत होगा उसके संविधान सभा का जो गठन किया जाएगा वो वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाएगा। और ये बात मान ली भी गई थी किसके मिशन के दौरान? कैबिनेट मिशन के दौरान ये इस चीज को अप्लाई भी किया गया था। क्योंकि संविधान सभा का जो बात करें आधार, संविधान सभा का आधार या किस मिशन के तहत मांग मानी गई, तो वो कैबिनेट मिशन था। अब कैबिनेट मिशन क्या है ये आप लोग समझ गए होंगे। हम लोग जो 1946 में कैबिनेट मिशन आया था उसका जो पूरा डिटेल है वो हम लोग आधुनिक भारत में पढ़ेंगे। ठीक है ना। उसके काफी पॉइंट्स इसमें कवर किए जाएंगे, वो आराम से आप लोगों को समझ में आ जाएंगे। हम लोग अभी राजनीति के परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं, इतिहास के परिप्रेक्ष्य में हम लोग हिस्ट्री वाले टॉपिक में देखने की कोशिश करेंगे। तो ये बात होगी। अब आगे बात आ जाती है कि जो संविधान का गठन किया गया, ये तो अभी मांग की बात हो गई, भाई किन्होंने मांग रखी थी। ठीक है ना। कब अप्लाई हुई थी। अब बात आ जाती है कि भाई इसका गठन, अब गठन पर बात आ जाती है। इसका जो निर्माण हो रहा है उसके निर्माण की प्रोसेस में बात करें तो कैबिनेट मिशन योजना द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के तहत संविधान सभा का गठन हुआ। ये कब की स्थिति है दोस्तों? 1946 में, जब कैबिनेट मिशन आया था उसी के जो प्रस्ताव थे, उनके जो मुख्य बिंदु थे, उन्हीं के आधार पर संविधान सभा के गठन को माना गया था। उनका आधार अब आप लोगों को ध्यान होना चाहिए, जो संविधान सभा का गठन हुआ था उसका आधार कौन सी योजना है? कैबिनेट मिशन योजना है। उसके द्वारा दिए गए प्रस्ताव या उनके जो मुख्य बिंदु थे उन्हीं के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया। क्लियर हो गया।
ये आप लोगों को आराम से समझ में आ गया होगा। आगे क्या कह रहे हैं, जो संविधान सभा का गठन हुआ था इसमें टोटल सीट कितनी थी, 389 टोटल थी, जिसमें 296 ब्रिटिश भारत की थी और 93 थी जो देसी रियासतें आप लोग ये कह सकते हैं जो राजा महाराजाओं के डायरेक्ट नियंत्रण में थी। वहां पर भी ब्रिटिश का था, लेकिन जो रियासतें थी राजा महाराजाओं का उन पर राज होता था, तो वो टोटल थी 93 और टोटल कितनी थी, वो थी 389, जिसमें 296 थी ब्रिटिश भारत की और 93 थी वो देसी रियासतें, जो कि टोटल मिलाकर 389 हो जाती हैं। आगे क्या हुआ था, आगे बात करें जो संविधान सभा के गठन के प्रोसेस में अगर बात करें, हर प्रांत या देशी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात पर सीटें आवंटित की गई। अब संविधान सभा का गठन हो रहा है, समझ रहे हैं ना आप लोग। तो संविधान सभा का गठन हो रहा है, तो इसका आधार क्या बनाया गया, इसका आधार बनाया गया कि 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट होनी चाहिए, समझ रहे हैं ना। तो एक सीट पर कितने कैंडिडेट होंगे या एक सीट पर कितने जो मताधिकार का प्रयोग करेंगे, वो करेंगे 10 लाख, मतलब 10 लाख पर एक सीट होगी, मतलब एक बंदा होगा जो 10 लाख पर काम करेगा, ठीक है ना। 10 लाख जनसंख्या मतलब 10 लाख अनुपात 1 कह सकते हैं आप लोग। आगे क्या कर रहे हैं, चुनाव 1946 हुआ, चुनाव हुए कब, 1946 में चुनाव हुए थे कैबिनेट मिशन का, जो संविधान सभा का अब गठन हो रहा है ना, तो चुनाव हुए। तो इसमें क्या हुआ, इस चुनाव में जो 389 सीटों का मामला हुआ था, इस चुनाव में क्या हुआ था, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इन्होंने कितनी सीटें जीती, 208 सीटें जीती। टोटल 389 में से 208 थी वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जीती और मुस्लिम लीग ने जीती थी 73 और अदर जो छोटे समूह है उनको 15 सीटें मिली। लेकिन जो 93 देशी रियासतें थी इन्होंने भाग ही नहीं लिया, समझ रहे ना, क्योंकि 389 में से 93 तो थी देशी रियासतें और 296 थी ब्रिटिश भारत की। तो ब्रिटिश भारत की 296 में से तो 208 तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को मिल गई और 73 है जो मुस्लिम लीग ने ले ली और 15 है जो अन्य जो छोटे छोटे समूह है उनको मिल गई, ठीक है ना। तो उनको ये मिल गई, लेकिन 93 ने इन्होंने तो भाग ही नहीं लिया देशी रियासतों में। अब इसका भी समाधान हम आगे बात करेंगे, ठीक है ना। तो ये तो बात हो गई जनरली। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों संविधान सभा की कार्यप्रणाली। कार्यप्रणाली को दोस्तों मैं आपके सामने एक स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आपके सामने स्क्रीन दिख रही होगी, इस पर आप लोग पूरा डिटेल में देख सकते हैं। तब तक मैं आप लोगों को बता दूं, ठीक है ना। तो देखो संविधान सभा की कार्यप्रणाली, संविधान सभा की कार्यप्रणाली क्या कह रही है, जो संविधान सभा की सबसे पहली बैठक, सबसे पहले पता होना चाहिए संविधान सभा की कार्यप्रणाली, जो कार्य करने का प्रोसेस था वो किस प्रकार था, किस रूप में कार्य किया गया, उसकी बात करें तो सबसे पहला पॉइंट है संविधान सभा की बैठक। संविधान सभा की बैठक कब हुई थी, सबसे पहला क्वेश्चन भी इस प्रकार बनता है। तो पहली बैठक थी 9 दिसंबर 1946। कब, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, संविधान सभा की कार्यप्रणाली को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आगे क्या कह रहे हैं, 1946 में हुई, मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार किया। तो ये भी ध्यान रखना है, जो संविधान सभा की कार्यप्रणाली थी इसमें मुस्लिमों ने विरोध किया। क्यों किया, क्योंकि उनकी डिमांड थी कि भाई अलग से पाकिस्तान की मांग रखी थी उन्होंने, क्योंकि अभी तक जो कैबिनेट मिशन हुआ था इसमें तक ये भी उन्होंने मना कर दिया, समझ रहे ना। जो कैबिनेट मिशन 1946 था इन्होंने बिल्कुल मना कर दिया कि अलग से पाकिस्तान के प्रस्ताव की मांग नहीं एक्सेप्ट की जाएगी। इसलिए जो संविधान सभा की पहली बैठक थी 9 दिसंबर 1946 का, इसका उन्होंने पूरा जोर से विरोध किया। आगे क्या कर रहे हैं, इस बैठक के लिए केवल 211 सदस्यों ने हिस्सा लिया। जो संविधान सभा की पहली बैठक थी इसमें क्या सभी लोगों ने हिस्सा लिया, नहीं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर नोट करेंगे तो 73 जो मुस्लिम लीग थी इन्होंने तो पूरा विरोध कर दिया। अब पीछे देखो, इनमें से देखिए 93 तो क्या थी, पहले से अलग हो गई, ठीक है, और 208 थी टोटल सीटों में से 208 जो ब्रिटिश भारतीय कांग्रेस थी और
73 जो मुस्लिम लीग थी, इन्होंने तो पहली बैठक का बहिष्कार कर दिया, तो ये 73 ऐसे चली गई। लेकिन 208 ये हो गई, और इनमें से कुछ लोगों ने आगे पीछे मानकर टोटल 211 लोगों ने भाग लिया केवल। ठीक है ना। आगे क्या कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं इस सभा का जो पहली बैठक थी, इसका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन था, ये फैक्ट है दोस्तों। तो आप लोग कुछ चीजें साथ साथ नोट्स कर सकते हैं, नोट्स के साथ इसको अपडेट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये आगे क्या कर रहे हैं, जो पहली बैठक थी, जो संविधान सभा की पहली बैठक थी, इसके अध्यक्ष अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया संविधान सभा की पहली बैठक, जो कि कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है ना। आगे क्या कर रहे हैं, आगे कह रहे हैं कि बाद में पहले अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया, और कुछ टाइम बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के रूप में। तो अस्थायी अध्यक्ष सबसे पहले किसे बनाया, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, और स्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे बिठाया, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है ना। आगे हम लोग संविधान सभा की जो कार्य प्रणाली है, इसमें हम लोग उद्देश्य प्रस्ताव से संबंधित बात करेंगे। उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया है, इसके मुख्य बिंदु क्या है, उसके बारे में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। जो उद्देश्य प्रस्ताव है, क्या नाम है, उद्देश्य प्रस्ताव। सबसे पहले बात आ जाती है कि किसने जारी किया, तो मैं बता देता हूँ 13 दिसंबर 1946 को। कब, 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। ये सबसे पहला और इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, इससे रिलेटेड सीधा पूछ लेते हैं उद्देश्य प्रस्ताव कब और किसने प्रस्तावित किया, ये वन लाइनर एग्जाम में सीधा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो किसने प्रस्ताव किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है ना। अब इसका पहला पॉइंट, इसके पहले बिंदु क्या था, मुख्य बिंदु, तो मुख्य बिंदु था पहला, तो वो है यह संविधान सभा को एक संप्रभु स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करती है, और भविष्य में प्रशासन को चलाने के लिए संविधान के निर्माण की घोषणा करती है। सबसे पहला पॉइंट आ जाता है उद्देश्य प्रस्ताव का, ये कह रहे हैं कि भारत को स्वतंत्र और संप्रभु गणराज्य घोषित कर रही है। क्या कह रहे हैं, जो उद्देश्य प्रस्ताव का पहला बिंदु यही कह रहे हैं, जो संविधान सभा के निर्माण में भी सहयोगी हो गया, और भारत को एक स्वतंत्र और संप्रभु, मतलब आप भारत की जो भी शक्तियां होगी भारत में निहित होगी, और जो भारत के द्वारा लिए गए डिसीजन भारत के नागरिकों के लिए ही होंगे, ना कि अन्य देशों के लिए द्वारा अप्लाई किए जाएंगे। ठीक है ना। दूसरे देशों के द्वारा या दूसरे देशों का कोई इंटरफेयर नहीं होगा, भारत का जो संविधान होगा भारत की जनता में ही निहित होगा। आगे क्या कर रहे हैं, ब्रिटिश भारत में शामिल सभी क्षेत्र, भारतीय राज्य में सभी क्षेत्र तथा भारत के बाहर इस प्रकार सभी क्षेत्र वे अन्य क्षेत्र जो इसमें शामिल होना चाहते हैं भारतीय संघ का हिस्सा होंगे। समझ गए ना। जो ब्रिटिश भारत शासित जो जगह है वो तो भारत के संघ में शामिल है, इसके अलावा जो भारतीय संघ में शामिल होना चाहते हैं और शामिल हो जाते हैं तो वो भी क्या होंगे, भारतीय संघ का हिस्सा होंगे। ठीक है ना। ये उद्देश्य प्रस्ताव का दूसरा पॉइंट था। तीसरा क्या पॉइंट है, उक्त वर्णित सभी क्षेत्रों तथा उनकी सीमाओं का निर्धारण संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। जो ऊपर जो भी डिसीजन लिए जा रहे हैं, अभी हम लोगों ने पहला पॉइंट जो पढ़ा था जिसमें सीमाओं से संबंधित बात, तो इन सब सीमाओं का निर्धारण जो संविधान सभा का गठन किया गया इसी के आधार पर किया जाएगा। आगे पॉइंट देख लेते हैं, संप्रभु स्वतंत्र भारत की सभी शक्तियां एवं प्राधिकार इनके अभिन्न अंग तथा सरकार के अंग सभी का स्रोत भारत की जनता होगी। समझे ना। ओवरऑल कोई भी डिसीजन, सीधी एक लाइन में बात करें तो कोई भी डिसीजन लिया जाएगा उसका जो मुख्य सोर्स होगा वो भारत की जनता होगा। ठीक है ना। आगे क्या कर रहे हैं, भारत के सभी लोगों के लिए न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता, सुरक्षा, अवसर की समानता, विधि के समान समानता, ये पॉइंट है दोस्तों, आप लोग आराम से स्क्रीन पर दिख रहे हैं, देख सकते हैं। अल्पसंख्यकों, पिछड़े वर्गों तथा जनजातीय क्षेत्रों के लोगों को पर्याप्त सुरक्षा दी जाएगी। ये भी क्या बिंदु है, जो अल्पसंख्यक है, पिछड़े वर्ग है और जनजातीय क्षेत्र के लोग हैं उनकी पूरी सुरक्षा दी जाएगी। ये भी उद्देश्य प्रस्ताव का पॉइंट है। इसके अलावा संघ की एकता को अक्षुण्ण बनाए रखा जाएगा। इसके अलावा इस प्राचीन भूमि को विश्व में इसका अधिकार और उचित स्थान दिलाया जाएगा। तो ये कुछ पॉइंट है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। तो इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। ठीक है ना। तो ये पॉइंट थे दोस्तों, फैक्ट थे, इसलिए मैंने फटाफट बता दिया। आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आराम से आप लोग नोट डाउन यहाँ पढ़ सकते हैं।
ठीक है ना। इसके अलावा दोस्तों अगर इसके अलावा बात करें जो इसके अलावा हम लोग आ जाते हैं वापस आगे समितियों पर, ठीक है ना। ये तो कवर कर लिया हम लोगों ने। अब बात आ जाती है उद्देश्य प्रस्ताव के पॉइंट थे कि इन्होंने पेश किया, कब पेश किया, 23 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया। वो हम लोग आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बात आ जाती है उसके मुख्य बिंदु भी आप लोगों को देखने को मिल गए। अब हम लोग बात करते हैं संविधान सभा की समितियां। समझ रहे हैं ना, संविधान सभा की कौन कौन सी समितियां हैं, क्योंकि समितियों से रिलेटेड काफी बार सवाल पूछे जाते हैं। उस समिति के अध्यक्ष कौन थे ये भी पूछा जा चुका है। तो सबसे पहले पॉइंट आ जाता है संघ शक्ति समिति। जो संघ शक्ति नाम से समिति थी, इसके अध्यक्ष कौन थे मेन, वो थे जवाहरलाल नेहरू। संघ शक्ति समिति है, इसके जो अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू के अंडर में थी। ये जो संघीय संविधान समिति थी, कौन सी, संघीय संविधान समिति, तो इसके भी अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। ये ध्यान रखना। तो आराम से आप लोगों को देखना है संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे वो भी जवाहरलाल नेहरू थे। आगे देखिए प्रांतीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष थे सरदार पटेल। कौन थे, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे वो थे कौन थे, सरदार पटेल। ठीक है ना, ये फैक्ट है दोस्तों, आप लोगों को मैं बोल के बता देता हूं। प्रारूप समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसके अलावा मौलिक अधिकार से संबंधित अल्पसंख्यकों के सलाहकार समिति के रूप में कौन थे इसके अध्यक्ष, वो थे सरदार पटेल। ठीक है ना। इसमें सीधा पूछा जाता है संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। तो ये समितियां कौन थी, इनके अध्यक्ष कौन थे, वो आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है ना। अब आगे बढ़ रहे हैं, आगे देख रहे हैं जो प्रक्रिया नियम समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है ना। तो प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और राज्यों के लिए समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। जो राज्यों के लिए समिति थी, इसके अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। और संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। समझ रहे ना। जो संचालन समिति के अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके अलावा दोस्तों अगर छोटी समितियों के बारे में बात करें, छोटी छोटी समितियां थी, उनमें आप लोगों को स्क्रीन पर दिखा देता हूं, वो भी आप लोग पढ़ सकते हैं। कभी कभी छोटी समितियों से भी पूछ सकते हैं। तो वो है वित्त एवं कर्मचारी समिति थी, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके अलावा प्रत्यायक समिति थी अल्लादी कृष्ण स्वामी। इसके अलावा सदन समिति थी बी पट्टाभी रमैया और पट्टाभी सीतारामैया। और कार्य संचालन समिति थी डॉक्टर कौन थे, के एम मुंशी अध्यक्ष थे। इसके अलावा राष्ट्रीय ध्वज संबंधी समिति वो थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और संविधान सभा के कार्य की जो समिति थी वो जीवी मावलंकर थे। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्थ समिति थी तो एस वर्धाचार्य हो गए। और मुख्य आयुक्तों के प्रांतों के लिए जो समिति थी वो थी बी पट्टाभी सीतारामैया। और संघीय संविधान के वित्तीय प्रावधानों से संबंधित कौन से, नलिनी रंजन सरकार थे। ठीक है ना, जो संविधान सभा के सदस्य भी नहीं थे। तो ये छोटी समितियां थी दोस्तों। मुख्यतः आप लोगों को जो ये बड़ी समितियां थी उसके अध्यक्ष कौन थे ध्यान रखना है। लेकिन कभी कभी जैसे राष्ट्रीय ध्वज समिति के समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, तो ये आप लोगों को कुछ छोटी समितियों के बारे में भी पता होना चाहिए। ठीक है ना। तो इसमें आप लोगों को आराम से समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं दोस्तों, 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान सभा में अब क्या कर लिया, अब संविधान सभा को, ये जो संविधान सभा के प्रस्ताव उद्देश्य प्रस्ताव सबको मान लिया गया। तो इसमें क्या हुआ, इसमें क्या शामिल किया गया, 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में प्रस्तावना 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। समझ रहे ना। इस संविधान में टोटल कितने थे, 389 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। तभी तो बोलते हैं ना अपन, मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे और कितनी अनुसूचियां। तो मूल संविधान में तो कितनी 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान में करीब 366-67 के आसपास अनुच्छेद है। वैसे आप लोगों को कहीं 364 मिलेगा, सॉरी 460 की मैं बोल रहा हूं, 465 मिलेगा, कहीं 467 भी मिल सकता है। और 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है ना। तो आप लोगों को वर्तमान का भी पता होना चाहिए और मूल संविधान का भी पता होना चाहिए।
अब आगे बढ़ते हैं। आगे बात आ जाती है प्रारूप समिति के सदस्य। अब प्रारूप समिति कौन सी थी? प्रारूप समिति ये थी, इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और प्रारूप समिति के सदस्य कौन कौन थे? तो सबसे पहले तो भीमराव अंबेडकर, BR अम्बेडकर है जो इसके अध्यक्ष थे, ये तो पता ही है। लेकिन प्रारूप समिति के सभी सदस्यों को कई बार पूछ लिया जाता है अलग अलग लंबा स्टेटमेंट बनाकर, तो आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए। तो प्रारूप समिति के सदस्य कौन थे? BR अम्बेडकर, ठीक है ना, N गोपालास्वामी अयंगर, ठीक है ना, और इसके जो टोटल सदस्य थे वो 7 थे। कितने? टोटल 7 सदस्य थे, जिसमें BR अम्बेडकर अध्यक्ष हो गए, N गोपालास्वामी हो गया, इसके अलावा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर और डॉक्टर KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, N माधव राव, TT कृष्ण स्वामी। तो इससे रिलेटेड क्या दोस्तों कई बार पूछा भी जा चुका है, इसलिए मैंने ये चीजें बता दी, फैक्ट्स है दोस्तों। इसको जब आप 3-4 बार देखेंगे तो आराम से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। क्लियर हो गया? आगे देखिए। आगे 1949 में भारत की राष्ट्रमंडल में सदस्यता को सत्यापित किया। अब ये कुछ फैक्ट है दोस्तों, तो फैक्ट में आप लोगों को ध्यान रखना है। जो राष्ट्रमंडल की सदस्यता कब ली भारत ने? तो वो कब ली थी? 1949 में भारत ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता ली। इसके अलावा 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। भारत ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? वो थी डेट कौन सी थी? ये फैक्चुअल डेटा है दोस्तों, फैक्चुअल डेटा को आप लोग 2-3 बार देखोगे आराम से कवर हो जाएगा। तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को भी अपनाया और 24 जनवरी 1950 को ही भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में पदस्थापित हुए। वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। समझ रहे ना? तो ये ध्यान रखना, एक ही डेट पर 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गीत और पहले राष्ट्रपति के रूप में अपना पद स्थान ग्रहण किया, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो तीनों का सन एक ही है और 22 जुलाई को राष्ट्रमंडल में भारतीय ने सदस्य 1949 में राष्ट्रमंडल के रूप में और राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1949 को अपनाया था। ठीक है ना? ये आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अब मैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में बता देता हूं ताकि आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। सबसे पहले इंपॉर्टेंट तथ्य आ जाता है, स्क्रीन पर आप लोगों को दिख जाएगा तो आप लोग नोट भी कर सकते हैं। सबसे पहले महत्वपूर्ण तथ्य है जो संविधान सभा द्वारा हाथी को प्रतीक मोहर के रूप में अपनाया। ये दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्चुअल डेटा है, तो आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए, कभी कभी पूछ लेते हैं जहां से सवाल नहीं आया होता है, कई बार वहां पर एग्जामिनर की नजर भी, या जो पेपर मेकिंग वाला बंदा होता है वहां चला जाता है, क्योंकि एक जगह से बार बार पूछने से बेटर है कि जहां से नहीं आया वहां पर भी पूछ लेते हैं। तो ये क्या कह रहे हैं? संविधान सभा द्वारा हाथी को प्रतीक मोहर के रूप में अपनाया। सर BN राव को संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया। तो आप लोगों को कई बार पूछ लेते हैं कि जो संवैधानिक सलाहकार के रूप में मूल संविधान में किसको नियुक्त किया गया, तो वो थे BN राव। ठीक है ना? इसके अलावा HVR अयंगर को संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया। तो ये भी आप लोगों को सवाल पूछा जा चुका है कि संविधान सभा का सचिव किसे नियुक्त किया, तो वो कौन थे? HVR अयंगर। ठीक है ना? आगे देखिए, LN मुखर्जी को संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार नियुक्त किया। तो मुख्य प्रारूपकार किसे नियुक्त किया? ये बिल्कुल दोस्तों फैक्चुअल डेटा है। ठीक है ना? तो आप लोगों का फैक्चुअल डेटा जैसे SSC, NTPC, UPSC में तो ऐसे डायरेक्ट पूछे जाते नहीं है, लेकिन फिर भी आप किसी भी एग्जाम की कर रहे हो तो आप लोगों की ये डेटा हेल्पफुल हो सकते हैं। आगे क्या कर रहे हैं? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेखक थे, जो मूल संविधान का एक प्रभावमय इटैलिक शैली में उनके द्वारा हस्तलिखित किया गया। ठीक है? इसके अलावा मूल संस्करण का सौंदर्यीकरण, सजावट, शांति निकेतन कलाकारों के लिए। तो ये आप लोगों को ये ध्यान रखना दोस्तों, इसमें आप लोगों को PDF स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा तो आप लोग इसको ले सकते हैं और लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। ये वन लाइनर फैक्ट थे, इसलिए अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को भी बता दिया। तो आज के वीडियो हम लोगों ने दोस्तों मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के निर्माण को अच्छे से समझा है। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को आराम से समझ में भी आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि हम लोग, अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो आप लोग पॉजिटिव रिस्पांस दें। मान लो कुछ कमी रही हो तो आप लोग जरूर बताएं, ताकि हम लोग उसमें धीरे धीरे सुधार किया जा सके आने वाले वीडियो में। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू।